नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश की भाजपा सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया बजट। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। BHU नर्सिंग के धरनारत छात्रों ने विश्वविद्यालय हेतु किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और हरिश्चंद्र PG कॉलेज के धरनारत छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की भाजपा सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। वहीं सर्किट हाउस में इस बाबत प्रेस वार्ता हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया। राज्य की भाजपा सरकार की ओर से पेश किया गया बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में प्रदेश के साथ ही वाराणसी पर भी विशेष फोकस रहा। ये बातें भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने सर्किट हाउस में बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर सुदामा पटेल, नवरत्न राठी, संतोष जिला मंत्री शिवानंद राय व आशुतोष पाल उपस्थित रहे। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ, उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक श्रम बाजार वाला प्रदेश है, सर्वाधिक उपभोक्ता बाजार वाला प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी का है, उस संकल्प को पूरी ताकत के साथ पूरा करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। आज अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के तहत ऐसी भावना को समाहित करके आज का बजट प्रस्तुत किया गया है। जो 16-17 में जो बजट आया था वो 3.40 लाख करोड़ का था। आज 6.90 लाख करोड़ का बजट, लगभग दुगने, 6 वर्ष में दुगने से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया। आज प्रत्येक व्यक्ति की आय दुगने से अधिक हुई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में GDP की दर दुगने से अधिक हुई है। 2022 के चुनाव की चर्चा करें तो जो वादा किया गया था लोक कल्याण के लिए, उसमें 130 योजनाओं में से 110 योजनाएं आज की बजट में समाहित हैं। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी हुई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर सारे मामलों को एक साथ सुनने के लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन पर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में 7 एप्लीकेशन को एक साथ एक बेंच पर करने को लेकर सुनवाई पूरी हुई, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है और 1 मार्च को अदालत फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने बताया कि ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कई आपत्तियां दी गई हैं। आज कोर्ट में करीब 2 घंटे तक इस मामले पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जिस पर 1 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। ट्रांसफर एप्लीकेशन पे सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? टीए जितनी थी 7 टीए को आज रिजर्व कर लिया गया है ऑर्डर के लिए। 1 मार्च को ऑर्डर आएगा। भगवान आदि विशेषज्ञ विराजमान के 5 वादी की तरफ से मैंने आर्गुमेंट की, उसका विरोध किया, आपत्ति दर्ज कराई है, रिटर्न आर्गुमेंट्स को रिट्रेट किया है कोर्ट के सामने। और भगवान आदि विशेषज्ञ के पूजा अर्चना के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा जो दाखिल हुआ था, उसमें भी उनकी तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, टीए का विरोध किया गया है।
इसके साथ जितेंद्र सिंह जी जो वादी हैं 350 में, उनकी तरफ से टीए का विरोध किया गया है। 839 बाद में संतोष सिंह जी की तरफ से टीए का विरोध किया गया है और ये कोर्ट के सामने स्पष्ट कर दिया गया है कि ये टीए केवल एक माध्यम है सभी मुकदमों को खारिज कराने का, न्याय से वंचित करने का, भगवान आदि विश्वेश्वर की ज़मीन को हड़पने का। अगर आपके पक्ष में 1 तारीख को फैसला नहीं आया तो फिर आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, हमारे पक्ष में फैसले आने का अर्थ है कि उस टीए का डिसमिसल और टीए को अलाउ करने के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का लॉ है या लॉ ऑफ द लैंड है, चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविजन है या जो भी है, किसी भी तरह से परमिट नहीं होता कि टीए अलाउ की जाए और हमारे केस को हमारी इच्छा के विपरीत और न्याय के विपरीत टीए को अलाउ करते हुए ट्रांसफ़र किया जाए, इसलिए ये टीए डिसमिस होंगी। सर, आज ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई थी, क्या कुछ रहा सुनवाई के लिए? भाई सुनवाई के दौरान देखिए, आज जो है इस पर डेट पड़ा हुआ था कि आज इस पर सुनवाई करेंगे और सारी सुनवाई आज कंप्लीट हो गई है। फैसला में भी सुरक्षित रख लिया गया है फैसले के लिए, ऑर्डर के लिए। आज सुनवाई संदर्भ में हुई कि हम लोगों ने पक्ष रखा था कि सारे मुकदमे जो ज्ञानवापी के संदर्भ में आदि विश्वेश्वर का चल रहा है, उसी 91-30 जो परिसर है जो आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू स्थान है, उस स्थान पे भाई तमाम लोगों ने, कोई पूजा की मांग कर रहा है, कोई दर्शन की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ये आदि विश्वेश्वर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, आदि विश्वेश्वर को सौंप दिया जाए। इस संदर्भ में सबकी अपनी अपनी रिलीफ है, सबका अपना अपना, लेकिन हम लोगों ने कहा कि सबका नेचर एक ही है। सारे साक्ष्य वही हैं जो हमारे 693 21 में जो सर्वे के दौरान जो मिले थे साक्ष्य, जिसका कमीशन रिपोर्ट भी माननीय जिला न्यायालय में जो है दाखिल हो चुका है, वो सारी चीज़ें सब उसी पे सब अपने साक्ष्य रखेंगे और वो साक्ष्य जो है इन सारी चीज़ों, सारे मुकदमों में पूरे ट्रायल में काम आएगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन इसमें कुछ लोगों की आपत्ति है। 712-22 में जो किरण सिंह वगैरह जो हैं दिल्ली के हैं, उनके तरफ से एक मुकदमा है। उनका कहना था कि हमारा टाइटल सूट है, इन लोगों ने केवल 4 महिलाओं ने जो है दाखिल किया है केवल जो है दर्शन पूजन के लिए। और दूसरी चीज़ है कि उनमें इन सारे मुकदमों में ये प्लेंटिव है नहीं जो चारों वादनी हैं, इसलिए इसको जो हमको अलग रखा जाए, इनको इसमें एक साथ ना सुना जाए। इस पर उन्होंने एक लंबी आपत्ति अपनी दर्ज कराई है। उसके अलावा मुक्तेश्वरानंद में भी, अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं उनके तरफ से भी आपत्ति लगी कि हमारा जो है शिवलिंग जो मिला है हम उसके राग भोग और पूजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें भी इस मुकदमे, इस सारे जो टीए है इससे अलग रखा जाए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि देखिए, हमारी मांग वादी बनने का नहीं है, हमारा मांग ये है कि जितने मुकदमे हैं वादी वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, केवल एक जगह एक साथ जिला न्यायालय इन सारे मुकदमों को सुनेगा। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जब एक हो जाएगा, क्लब हो जाएगा तो सारे वादी बदल जाएंगे। वादी वही रहेंगे जो जिन मुकदमों में हैं, उनकी फाइलें वही रहेंगी, साक्ष्य सब कुछ रहेगा। इसलिए आपत्ति भी हुई है। इस पर सुनवाई आज हो चुकी है, पूरी 2 घंटे सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद माननीय जिला न्यायालय ने ऑर्डर के लिए 1 मार्च का डेट इसको निश्चित किया है और इसको सुरक्षित रख लिया है। 1 मार्च पे इस पर फैसला आ जाएगा। बीएचयू नर्सिंग के धरनारत छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नर्सिंग के धरनारत छात्रों ने नर्सिंग छात्रावास में हवन एवं यज्ञ का अनुष्ठान किया। छात्रों से बात करने पर छात्रों ने बताया कि हमारी बातें इतने दिनों से बीएचयू प्रशासन सुन नहीं रहा है। हम सरल रहकर शांतिपूर्वक अपनी बातें मनवाने का काम कर रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। ऐसे में हमारे कई साथियों की तबियत बिगड़ गई, परंतु किसी भी संबंधित अधिकारियों ने हमारी सुध नहीं ली और न ही हमारी मांगे सुनी जा रही हैं। इसीलिए आज हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए। श्री भैरवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
देखिए, लगातार हम लोग आज चौथे दिन स्ट्राइक पे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन को जारी रखें और जारी रखेंगे जब तक प्रशासन के द्वारा हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। इसी धरने का एक हिस्सा है, हम चाहते हैं सबके मन में शांति आए, सब कुछ सुचारू रूप से चले। यह बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ है, ये शांति के लिए हवन हम लोग करा रहे हैं। चाहे वो हम बच्चों की शांति हवन मान के चलिए या प्रशासन की, सबकी बुद्धि जो है शुद्ध हो, शुद्ध विचार आए और शुद्ध व्यक्तित्व के लिए ये यज्ञ हम करवा रहे हैं, ये हवन हम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लोग, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हैं, सभी लोग इंक्लूड हैं इसमें, सारे बैच के लोग। आपको क्या लगता है इस तरीके से प्रशासन मान जाएगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परम पूज्य आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। ये उनकी बगिया है और उनकी बगिया में हम उनके धर्म और उनकी बातों को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, ये वैचारिक लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है कि हम लोगों को भी एक अपना हक, अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम इसके लिए शांति हवन करवा रहे हैं। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना एवं छात्र महाआंदोलन का आरंभ किया गया था। अनिश्चितकालीन धरने में छात्र संघ चुनाव की घोषणा की मांग को लेकर के भूख हड़ताल प्रारंभ की गई है। भूख हड़ताल पर आनंद मौर्य, राहुल सिंह एवं रवि गुप्ता बैठे हैं। इस दौरान छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो अन्य सभी के द्वारा भी भूख हड़ताल शुरू कर दिया जाएगा। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ महाआंदोलन का नेतृत्व कर रहे सभी छात्र नेताओं की मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। अगर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई तो ये भूख हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। विरोध प्रदर्शन में अंकित पांडे, सर्वेश तिवारी, प्रकाश यादव, पंकज पटेल के साथ तमाम छात्र नेता मौजूद रहे। क्या है आनंद जी, किस मांग को लेकर के आप लोग धरने पे? हम लोग विगत 30 जनवरी से आज तक लगातार निरंतर हम लोग धरने पे बैठे हैं और कल से हम लोग धरना पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 3 लोग कल से भूख हड़ताल बैठे हैं, हम और रवि जी और राहुल जी। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की एक ही मांग है, तब से लेकर अब तक एक ही मांग है। हमारा हक और अधिकार जो है छात्र संघ तिथि में घोषित करें। प्रचार की मंशा और प्रशासन की मंशा यही है छात्र संघ चुनाव बंद कराने की मंशा, लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए सदैव खड़े हैं। कब तक भूख हड़ताल चलेगा? जब तक हमारी मांगों की पूर्ति न की जाए। तो भूख हड़ताल के साथ साथ और भी आगे भी कुछ कर सकते हैं क्या? अगर मांगे पूरी ना हो तो उसके लिए आगे निरंतर हम लोग और कदम उठाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School,
campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जननायक चंद्रशेखर सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कल्पलता पांडे को एनसीसी कर्नल की उपाधि प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा जननायक चंद्रशेखर सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कल्पलता पांडे को एनसीसी कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। इस उपाधि के मिलने से उनके परिजनों और विश्वविद्यालय परिवार में काफी खुशी है। वहीं इस बाबत डॉक्टर कल्पलता पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें ये उपाधि मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी शुरू से इच्छा आर्मी में जाने की थी, लेकिन उस समय महिलाओं लड़कियों के लिए ऐसी सुविधा नहीं थी। आज उन्हें एनसीसी में कर्नल की उपाधि मिली है, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और एनसीसी विंग को हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि जिन विश्वविद्यालयों में एनसीसी बहुत सक्रिय रूप में कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित कर उन्हें ये मानद उपाधि प्रदान की जाती है। इसके मिलने से ज्यादा बच्चे एनसीसी में आएंगे, साथ ही अन्य संस्थानों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। दीदी, किस तरह का अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगी? काशी वासियों में बहुत खुशी का हर्ष है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ काशी वासियों को। ये जो अवार्ड है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कर्नल की उपाधि से, मानद उपाधि से विभूषित किया जाता है और ये दो तरह के होते हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो चलता है, जो क्या कहा जाता है, आर्मी का भी है और साथ में एनसीसी भी है। तो ये जो है एकेडमिक जगह दिया जाता है जहाँ एनसीसी चलती रहती है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत फंक्शनल है एनसीसी। वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। भारत सरकार का गजट निकलता है इसमें रक्षा मंत्रालय का, और उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और हमारे विश्वविद्यालय को, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को ये अवार्ड मिला। कितना लाभ होगा इससे आपको? इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एनसीसी अभी अट्रैक्ट नहीं करती है, उनको भी एनसीसी अट्रैक्ट करेगी। वो भी सोचेंगे कि, और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने यहाँ एनसीसी के अच्छे कार्य करवाएं, जिससे कि वो निश्चित रूप से वो भी इस अवार्ड के भागी बने हैं या उनको भी ये इस तरह की चीज़ें मिले, मानद उपाधि से विभूषित किया जाए। कोरोना काल में भी कुछ खास कार्य आपने किया बहुत था? हमारे बच्चों ने, एनसीसी के बच्चों ने बहुत कार्य किया और विश्वविद्यालय ने हमेशा उनको प्रेरणा दी, उनको जोड़ा रखा उसमें। और हमारे 90 बटालियन और 93 बटालियन हमारे यहाँ है एनसीसी की, और दोनों ने हमारे कॉलेजेस में एनसीसी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और मेरी व्यक्तिगत रुचि भी उसमें बहुत दिख रही है। साथ में हम लोगों ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एनसीसी को एज अ सब्जेक्ट कहा गया है पढ़ाने के लिए, उसमें भी हम लोगों ने पहल लिया। हमारे विश्वविद्यालय ने सिलेबस बनाया हम लोगों ने, और उसको सब सारी जो हमारी कमेटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, जैसे ईसी है, एकेडमिक काउंसिल, ईसी, सबसे पास कराकर हम लोगों ने तय कर लिया। गवर्नर मैडम ने भी हम लोग को परमिशन दे दिया है। अगले साल से हम एनसीसी शुरू कर देंगे। गवर्नर मैडम की भी बहुत अधिक प्रेरणा रही है इसमें। हमारी जो कुलाधिपति भी हैं वो, तो उनकी भी बहुत अधिक है कि वो एनसीसी, एनएसएस, इस तरह की चीज़, रोवर्स, रेंजर्स, ऐसी चीज़ें भी चलें जिससे कि बच्चों का चतुर्दिक विकास हो। तो अवार्ड के लिए आपको चुना गया, क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत ही विनम्रता से मैं स्वीकार करती हूँ उसको, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बचपन से आर्मी में जाना चाहती थी, लेकिन उस समय ऐसी सुविधाएं महिलाओं को, लड़कियों को नहीं थी, तो नहीं जा पाई। तो मेरा एक बहुत बचपन का सपना पूरा हुआ, और देश के लिए एक रैंक लग जाना, कर्नल का रैंक, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं बहुत बहुत विनम्रतापूर्वक रक्षा मंत्रालय को, एनसीसी के विंग को मैं बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इस कार्य करने के योग्य समझा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश हुए बजट पर सियासत जोरों पर है। यूपी सरकार के बजट 2023-24 पर सियासत जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने
बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसमें किसानों, युवाओं के साथ प्रदेश की बड़ी आबादी को साधने का प्रयास किया गया है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां एक तरफ भाजपा नेता इस बजट को सबके लिए बहुत उपयोगी बता रहे हैं, तो वहीं सपा इसको चुनावी बजट बताकर आम लोगों को छलने वाला बजट बता रही है। ये चुनावी बजट है और इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार बजट लागू की थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो इनका पहला बजट था क्या वो अमल में आया? और सुनने में आया बजट में कि ये नौजवानों को लैपटॉप, स्मार्टफोन दे रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि लैपटॉप, स्मार्टफोन देना बंद करके जो ये जियो हो, जो कंपनियां हैं, जो उनका वन ट्रैफिक जो अपना शुल्क ले रही हैं, उसे कम कर दें नौजवानों के हित में। और यह बजट, इस बजट से नौजवान, छात्र, किसान, व्यापारी, बुनकर, अधिवक्ता समाज छला महसूस कर रहा है अपने आप को। यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट एवं झुनझुना है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, परम पूज्य महाराज जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस बजट से इसलिए खुश हैं कि जो 2023 का बजट आया है, ये युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर बनेगा। और दूसरी चीज़, बिजनेस समिट जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, उससे युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। और जो बजट आया है किसान से लेकर चाहे जितने भी आम तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके जीविका से लेकर के और रोज़गार के संसाधन तक सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य महाराज जी और वित्त मंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये प्रत्येक गरीब या शिक्षित लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए और स्वास्थ्य संबंधित, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि हर ज़िले में, हर गांव में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्येक योजना आम जनमानस तक पहुँचे, उसके लिए सारा कुछ ध्यान में रखते हुए परम पूज्य महाराज जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बजट लाया गया है। मंडलीय शाक भाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता की गई। मंडलीय शाक भाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन आगामी 25 एवं 26 फरवरी को राजकीय अलंकृत उद्यान कंपनी बाग कचहरी के प्रांगण में किया जा रहा है। इस वर्ष मंडलीय प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र बिंदु G20 की आहूत होने वाली बैठक की थीम पर आधारित है, जिसमें मंडल के जनपद वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली के कृषकों को फल, शाक भाजी, पुष्प के प्रदर्शन तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं के स्टॉल के माध्यम से मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, नेट हाउस, पॉली हाउस में संरक्षित खेती, बागवानी में मशीनीकरण, आधुनिक सिंचाई संयंत्र सहित कृषि के नवीन वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की उपस्थिति में किया जाएगा। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान जयकरण सिंह, उपनिदेशक कृषि विभाग ने दी। इसके सभी द्वारा दिवस किया जाता है, लेकिन ये विगत कुछ वर्षों से कतिपय कारण या कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों नहीं किया जा सका था। इनका मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान हैं उनको तकनीकी जानकारी प्रदान करना, जो हमारे शहर के भाई हैं उनको वातावरण, पर्यावरण की संरक्षा तथा उनको अच्छे किस्म के पुष्पों, फलों और उनकी खेती तथा अपने जो उनके घर हैं उन घरों में वातावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए और उसको अच्छा बनाया जाए, उसके संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। ये कहाँ पर लग रही, कितने दिनों की है और यहाँ पर किसान जुड़ रहे हैं। इस सब प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय अलंकृत उद्यान कंपनी बाग निकट कचहरी से भी किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी दिनांक 25 व 26 फरवरी 2023 को आयोजित की जा रही है। ये मंडलीय प्रदर्शनी है, लेकिन इसमें कोई भी किसान कहीं का भी पूरे उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन कहीं बाहर का भी, उत्तर प्रदेश से बाहर का भी कोई किसान अगर या कोई भी संस्था प्रतिभाग करना चाहे तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किसी द्वारा हो रहा है और समापन कौन? उद्घाटन सत्र में श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय
मंत्री उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य अतिथि होंगे तथा श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री स्टाम्प, पंजीयन या न्यायालय शुल्क, उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। बात करें जो इस प्रदर्शनी लगते हैं, इसमें इस बार थीम क्या है जो G20 को लेकर चल रहा है? इसमें कुछ नया थीम? G20 का भी थीम हमने रखा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी थीम रखा है, साथ में हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, जो यहाँ स्थानीय हमारे अभी नया जो काशी कॉरिडोर बना है उसका भी थीम हम लोग यहाँ पे फूलों से सजाएंगे। इसके अतिरिक्त जो परंपरागत रूप से पहले पुष्पों से सजावट की जाती रही है उसकी भी सजावट होती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश की भाजपा सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया बजट। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बीएचयू नर्सिंग के धरनारत छात्रों ने विश्वविद्यालय हेतु किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।